मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्रामश्री का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी का अध्ययन किया था। आज हम उनके द्वारा लिखित कविता ग्रामश्री जो हमारे कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रामश्री कविता में क्या है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियों और गांव की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। और कवि को ही क्यों नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां, लहलहाती फसलें और गंगा की रेती ये सभी को रोमांचित कर सकती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे। तो इस कविता की पहली लाइनों से ही पता चल जाएगा कि गांव की सुंदरता में क्या क्या उन्होंने लिखा है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर्रे ढाक पीपल के दल होठी को कीला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम और आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी बैंगन मूली। गांव की इतनी अच्छी सुंदरता पंत जी ने वर्णन किया है कि पंत जी तो इस कविता को लिखते हुए रोमांचित हो रहे हैं और हम इसको पढ़ते हुए रोमांचित हो जाते हैं। आगे देखिए, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ऐसा लगता है जैसे पंत जी
खेत में खड़े होकर इस कविता को लिख रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती छरपत छाई, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में खुरखा तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। हंसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन, 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 निज शोभा से हरता जनमन। हमने ग्राम श्री कविता का वाचन किया और यह वाचन बहुत ही रोमांचित कर देने वाला था। तो आइए इस कविता के अर्थ को जानते हैं और सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता को पढ़कर उसके अर्थ को जानकर रोमांचित होते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, अर्थात खेतों में दूर तक मखमली कोमल कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। जिस हरियाली से सूर्य की किरणें, रवि अर्थात सूर्य की किरणें चांदी की सी उज्ज्वलता के साथ लिपटी हुई हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, और घास फूस के हरे हरे तिनकों पर, उनके शरीर पर ऐसा लग रहा है कि हरा हरा रुधिर, हरा हरा रक्त झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवका चिर निर्मल नील फलक, और श्यामल सांवले पृथ्वी के तल पर जो नीला फलक है, नभ का चिर निर्मल नील फलक, जो आकाश का नीला फलक है, वो झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात खेतों में दूर तक मखमली, कवि कहता है कि खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। उस पर सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई हैं मानो चांदी की कोई सुशोभित उज्ज्वल जाली लिपटी हो। हरे हरे तिनके धूप में ऐसे हिल रहे हैं जैसे उनके हरे हरे अंगों में हरा हरा खून भरा हो। हरियाली से भरी पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है। आगे चलते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा, संपूर्ण जो वसुधा है, धरती है, वो प्रसन्न लगती है, रोमांचित लगती है। आई जो गेहूं में बाली, और अब जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। हरी भरी फसलें हैं, जौ और गेहूं में बाली आ रही है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, अरहर और सन की जो फलियां हैं, उनके अंदर जो बीज हैं, वो सोने की कणकती के समान, करधनी के समान शोभाशाली प्रतीत हो रही हैं। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, और सरसों पीले पीले फूलों से फल फूल रही है। उसमें से सरसों के तेल की गंध भी, सुगंध भी सब और उड़ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और लो अब हरी भरी धरा से
जो अलसी है, तीसी अलसी के लिए आया है। नीली नीले फूलों वाली जो अलसी है वो भी नीलम की कली के समान हरी भरी धरा से झांक रही है। अर्थात कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से पुलकित है, रोमांचित हो उठी है। रोमांच के रूप में उसके शरीर से गेहूं और जौ की बालियां उगाई हैं। अरहर और सन की जो सुनहली फलियां हैं वो ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो वो पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई सोने की करधनी है, कड़कती है। सरसों की पीली पीली जो फसलें उगाई हैं उनसे निकलने वाली खुशबू में तेल की महक आ रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को देखने के लिए मानो नीलम की कलियां जैसे अलसी के नीले फूलों की तरह झांकने लगी हैं। नीलम की जो कलियां हैं अलसी के नीले फूलों के समान झांक रही हैं। आगे चलते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, फिरता है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रिलमिली अर्थात मिली जुली, छिमिया फलियां, वृंत डंठल हैं यहाँ पर। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग बिरंगे फूलों में मिलजुल करके जो मटर हैं, मटर रूपी जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो खड़ी खड़ी हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाई बीज लड़ी, और मखमल की पेटियों के समान वो अपनी फलियों में बीजों को छिपाए खड़ी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर फिर रही हैं, उनका मकरंद ले रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और ऐसा आभास होता है कि खुद फूल ही, स्वयं फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। अर्थात कवि कहता है कि खेतों में चारों ओर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं, उनके बीच उनसे मिली हुई मटर की फसलें भी ऐसी लग रही हैं मानो वो अनेक सहेलियां खड़ी खड़ी हंस रही हों। ये मटर की फलियां मखमली पेटियों के समान लटक रही हैं, जिनमें बीजों की लड़ी दिखाई पड़ रही है। अनेकों रंगों के सुंदर फूल सजे हुए हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां उड़ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल ही प्रसन्नता पूर्वक एक सिरे से, एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। आगे चलते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब चांदी और स्वर्ण की मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, अर्थात आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो चांदी और स्वर्णिम आभा वाली बौर से लद गई हैं। मंजरियां, आम में जो बौर आता है उसके लिए मंजरी शब्द आया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, और अब पतझड़ सा आ गया है। ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं, दल हैं, वो झड़ रहे हैं, और कोयल भी अब मतवाली हो चली है। कोकिला कोयल। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, कटहल महकने लगी है, जामुन अधखिला जो जामुन है अपनी आभा दिखा रहा है। जंगल में जो झाड़ी बेर है, झरबेरी है, वो भी बेरों से भर गई है, वो भी झूलने लगी है। जब पौधों में, पेड़ों में फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, और हवा चलती है तो झूलने लगते हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब आड़ू, नींबू, अनार, दाड़िम, अनार, ये फल, और आलू गोभी और बैंगन और मूली, ये सब्जियां सब फल फूल रही हैं। अर्थात कवि कहता है कि अब तो आम के पेड़ की डालियां सुनहले और रूप हले बोरों से लद गई हैं। पतझड़ ऋतु आ गई है,
ढाक और पीपल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे हैं। कोयल मस्त होकर कूक रही है, मतवाली हो गई है वो। कटहल का पेड़ महक उठा है, अधखिले जामुन उगाए हैं। जंगल में झाड़ी बेर झरबेरी बेरों से लद गई है। आड़ू, नींबू, अनार आदि फलों के साथ साथ आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां भी भरपूर मात्रा में पैदा हो रही हैं। आगे चलते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरू की डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया, लौकी ओसैम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। आपने भी देखा होगा, अमरूद जब अधिक पक जाते हैं तो उनमें लाल लाल सी चित्तियाँ पड़ जाती हैं। देखो कितनी बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण किया है कवि ने। मनोहारी वर्णन हुआ है कविता में। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पीले पीले मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लगी हैं, निशान बनने लगे हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और सोने की सी आभा वाले सुनहले सुनहले बेर, मीठे मीठे मधुर मधुर बेर अब पक गए हैं। अमली से तरू की डाल जड़ी। अमली अर्थात आंवला। आंवले से पेड़ों की जो डालियां हैं वो झूम उठी हैं, जड़ गई हैं, क्योंकि टहनी पर ही आंवले के फल लगते हैं। लहले पालक महमे धनिया। पालक लहलहा उठा है, धनिया अपनी महक छोड़ रहा है। लौकी और सैम फली फैली। लौकी और सैम की जो बेलें हैं वो फैल गई हैं, उनमें बहुत सारी फल लग रहे हैं। सैम में फलियां आ रही हैं और ये बड़ी बड़ी बेलों के रूप में बढ़ रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और मखमल के समान जो टमाटर हैं अब वो लाल लाल होने लग गए हैं, और मिर्चों की जो गुच्छा है, मिर्चों का जो गुच्छा है वो बड़ी हरी थैली के समान दिखाई पड़ने लगा है। झुग्गे के रूप में मिर्चें आती हैं। अर्थात कवि कहता है कि अब अमरूदों में पीले और मीठे, अमरूद के जो फल हैं वो पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। बेर भी पककर मीठे और सुनहले हो गए हैं। आंवलों के पेड़ों की डालें भर गई हैं, आंवले से लद गई हैं। पालक की खेती लहलहाने लगी है, धनिया महकने लगा है। लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई हैं। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के समान उगाए हैं। आगे चलते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। बालू के सांपों से अंकित, रेत जो है, बालू रेत, गंगा के तट की जो रेत है उस पर जो लाइनें बनी हैं वो सांपों की तरह दिखाई पड़ रही हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की जो 7 रंगों वाली रेत है। भाई गंगा के, कवि यहाँ कह रहा है कि गंगा की रेत अनेकों रंगों से सुशोभित है, 7 रंग हैं उसमें, और जो लाइनें हैं वो सांपों के समान दिखाई पड़ रही हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। सुंदर लगती सरपत, सरपत होता है सरकंडा, जो नरकुल या कहीं पर उसको नरकुल बोला जाता है या सरकंडा है। हम देसी भाषा में उसको झुंडा भी बोलते हैं, जिससे रस्सी भी बनती है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और गंगा किनारे जो सरकंडों की छाई है, परछाई है, उनकी कतार है वो सुंदर लगती है। और गंगा के तट पर जो तरबूजों की खेती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और देखने में आता है कि बहुत सारे बगुले अपनी उंगली से, पैर की जो उंगली है उससे अपनी कलंगी को संवार रहे हैं, सर को खुजला रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तिरते हुए जल में, सुरखाब जो पक्षी है
चकवा पक्षी है, सुरखाब चकवे को बोला जाता है। सुरखाब, तिरते जल में सुरखाब, जल में सुरखाब चकवा पक्षी तैर रहा है। पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, पुलिन किनारे पर, और गंगा के किनारे पर मगरोठी एक छोटी जो सुनहली चिड़िया है वो सोती हुई दिखाई पड़ रही है। अर्थात कवि कहता है कि गंगा की रेत अनेकों रंगों से सुशोभित है। उसके किनारे रेत में बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी जो आकृतियां हैं, अंकित जो अंकन हुआ पड़ा है, वो उस पर सांपों के चलने के निशान बने हुए हों ऐसा दिखाई पड़ रहा है। गंगा के किनारे पर जो नरकुल है अर्थात सरकंडे के पौधे छाए हुए हैं। गंगा की रेती में तरबूजों की खेती हो रही है। आसपास जो बगुले हैं वो विचरण कर रहे हैं। वे अपने पैरों की उंगलियों को कलंगी पर इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हैं। चकवा पक्षी बहते हुए जल में तैर रहे हैं। किनारे पर मगरोठी जो छोटी चिड़िया है वो सोई हुई है। आगे चलते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। हंसमुख, हंसमुख हरियाली हिम आतप। हिमातप, हिम माने बर्फ, आतप माने ताप, अर्थात सर्दी की धूप। हंसमुख हरियाली और सर्दी की धूप, सुख से अलसाए से सोए और सुख में आलस अलसाए हुए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए। भीगी हुई अंधियाली में निसी की, निसी होती है रात्रि की, तारक स्वप्नों में से खोए, तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो सपनों में खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये जो गांव है ये पन्ने के डिब्बे के समान खुला हुआ दिखाई दे रहा है। मरकत पन्ना, हरे रंग का होता है पन्ना, उसके खुले हुए डब्बे के समान गांव दिखाई दे रहा है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर नीलम रूपी जो आकाश है वो आच्छादित है, छाया हुआ है। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। निरूपम जिसकी कोई उपमा न बने, हिमांत हिम का अंत, शीत ऋतु का अंत, शीत ऋतु का अंत होने जा रहा है और इसकी कोई उपमा नहीं बनती। स्निग्ध शांत, ये कोमल और शांत है। निज शोभा से हरता जनमन, और ये अपनी शोभा से जन के मन को हर रहा है। अर्थात कवि कहता है खेतों में छाई हुई सूर्य की जो धूप है उसके कारण हंसती हुई दिखाई पड़ रही है। खेतों में जो हरियाली है वो सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई दिखाई दे रही है। सर्दी की धूप और हरियाली सुखपूर्वक सोते से लगते हैं। तारक स्वप्नों में से खोए, तारे ऐसे लगते हैं जैसे वे सपनों में खो गए हैं। रात का अंधकार ओस के कारण भीगा भीगा सा प्रतीत होता है। तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। हरियाली से भरा ये सुंदर गांव ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वे हरे रंग के रत्न पन्ने से बना हुआ खुला डिब्बा हो। शीत ऋतु की समाप्ति पर इस गांव में एक प्यार भरी अनोखी शांति छाई हुई है जिसकी कोई उपमा नहीं बनती। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। उपमा रहित शीत ऋतु के अंत में ये कोमल और शांत अपनी शोभा से लोगों के मन को हर रहा है। कविता यहाँ पूर्ण